दोस्तों, बिहार चुनाव और आने वाले वक्त में होने वाले कई राज्यों के चुनावों से पहले बीजेपी का एक बड़ा डर सामने आया है। डर इस बात का है कि कहीं चुनाव में किसी न किसी तरह जीत दर्ज करने का उसका भेद खुल न जाए। भेद खुलने का डर बीजेपी को बिहार में भी है। इसीलिए चुनावों के कुछ महीने पहले उसने अपने 7 विधायकों को नीतीश सरकार में मंत्री बना दिया है और अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की। गौर करने वाली बात यहां यह भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार का यह फैसला मोदी और जेपी नड्डा की बिहार यात्राओं के बाद हुआ है। यानी बिहार में बीजेपी ने खेला करना शुरू किया है और नीतीश बाबू इससे परेशान हो सकते हैं। उधर राहुल गांधी के एक फैसले से सावरकर परिवार भी मुश्किलें, उसकी भी कहें तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। सावरकर परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और राहुल गांधी पर चल रहा मानहानि का मुकदमा अब बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। वैसे बीजेपी के लिए भी आज एक परेशानी की खबर और आई। परेशानी की खबर यह कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर उसकी प्रगति यात्रा पर आज ब्रेक लगता दिखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने बताया कि इसके लागू होने में कौन सी संवैधानिक अड़चनें आ रही हैं। यानी 2034 में भी इस योजना के लागू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब मोदी कोई और चाल चल दें तो यह अलग बात होगी। वैसे भी बीजेपी तरह तरह की चालों से ही चुनाव जीतते आई है, आप जानते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि चुनाव में जमीनी माहौल कैसा भी रहे, पत्रकारों का आकलन कुछ भी हो, हमारा आपका आकलन कुछ भी हो, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कुछ भी आंकड़े दें, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि जीतेगा तो मोदी ही, आएगी तो सरकार हमारी ही। तो यह कौन सा भेद है जिसमें जीतेगा तो मोदी ही कहने का आत्मविश्वास बीजेपी में आ जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में आ जाता है, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह में आ जाता है? ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश में जब विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल करता है तो वो तारीख पर तारीख देता है। आज कांग्रेस नेता को एक ऐसा ही जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग से 2009 से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों की मतदाता सूची दिसंबर में मांगी थी। जरा गौर फरमाइए दोस्तों, 2009 से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों की मतदाता सूची। यह भी नहीं कह रहे हैं कि 2024 से 2025 के बीच या 2019 से 2024 के बीच। 2009 जिस समय देश में यूपीए की सरकार थी, उस समय से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों की मतदाता सूची महोदय हमको दे दीजिए। ये बात मांगी गई, ये बात कही गई दिसंबर महीने में। लेकिन हुआ क्या? आयोग के पास, चुनाव आयोग के पास ये मतदाता सूची हर समय तैयार रहती है, आप जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद आयोग ने बहाने बताते हुए आज दिल्ली हाई कोर्ट में बताया है कि वो 3 महीने में फैसला लेगा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को मतदाता सूची देना है या नहीं देना है। 3 महीने में फैसला लेगा और अभी 2 महीने लगा दिए। दिसंबर में मांगे, जनवरी फरवरी, तो 5 महीने ऐसे बिता दिए। तो हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की काफी शिकायतें चुनाव के दौरान आई थी, आप जानते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस ज्योति सिंह, हाईकोर्ट में जस्टिस ज्योति सिंह हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील की दलील को रिकॉर्ड किया है, जिसमें वकील ने कहा है कि चूंकि यह मामला 2009 से संबंधित है, इसलिए फौरन फैसला लेना संभव नहीं होगा। उन्होंने 3 महीने का समय मांगा है। दिसंबर में दी गई याचिका पर जवाब देने में चुनाव आयोग ने 2 महीने लिए और अब फिर 3 महीने का वक्त मांगा है। यानी चुनाव आयोग शायद लिस्ट देना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि मतदाता सूची की हकीकत बाहर आई तो न जाने कितने भेद खुलेंगे। वैसे बिहार में बीजेपी का भेद खुल ही चुका है दोस्तों। आज 7 बीजेपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सारावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद, इन 7 ने मंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार को जानकार बीजेपी का बड़ा दांव मान रहे हैं। विश्लेषक जो हैं वो कहते हैं बीजेपी का ये बड़ा दांव है, क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव है। लेकिन ये नीतीश कुमार के ऊपर भरोसे की कमी को दिखा रहा है, क्योंकि निशांत के जरिए नीतीश को सीएम बनाने की सिफारिश बार बार हो रही है और बीजेपी अब अपना दबाव बनाने की कोशिश में है। और ये 7 के 7 जो विधायक मंत्री बने हैं, 7 बीजेपी से हैं।
7 में से 4 मंत्री मिथिलांचल से बने हैं और यह गौर करने वाली बात है कि और वहीं सीमांचल से सिकटी के भाजपा विधायक विजय कुमार मंडल को भी मंत्री बनाया गया है। सीमांचल में अति पिछड़ा वोट बैंक पर सेंधमारी की यह कोशिश की गई है। विजय कुमार मंडल केवट जाति से आते हैं और इसी तरह कृष्ण कुमार मंटू हाल ही में कुर्मी एकता रैली को लेकर चर्चा में आए थे। पटना की इस रैली के तुरंत बाद कृष्ण कुमार मंटू को मंत्रिमंडल में शामिल होना यही दर्शाता है कि बीजेपी अपना नीतीश कुमार तैयार कर रही है। वो भी कुर्मी है, ये भी कुर्मी है। और कृष्ण कुमार मंटू को क्या उनमें क्या नीतीश कुमार का अक्स देख रही है बीजेपी? खैर, अब नीतीश कुमार को शायद थोड़ा और सावधान होने की जरूरत है। इसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सावधानी से बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जेपीसी की बैठक में पूर्व जस्टिस यू ललित ने कहा है कि एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती नहीं की जा सकती है। अगर ऐसा किया गया तो यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करना होगा। इसको कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है और इस बिल के कुछ प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेंगे। यह पूर्व जस्टिस यू ललित का कहना है। अदालत तक अगर यह बिल पहुंचता है तो फिर वाकई बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। वैसे ही जैसे अभी राहुल गांधी की याचिका पर उन पर मानहानि का दावा ठोकने वाली सत्यकी अशोक सावरकर को हुई है। दरअसल हाल ही में राहुल ने पुणे की अदालत में एक याचिका दी थी कि इसे समन ट्रायल में बदला जाए ताकि वो कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकें। लेकिन सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी की याचिका पर आपत्ति जताई है। अपने हलफनामे में सत्यकी सावरकर ने गांधी पर यानी राहुल गांधी पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर के योगदान के बारे में अप्रासंगिक तर्क देकर मामले का ध्यान भटकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि आरोपी एक बार फिर जानबूझकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दामोदर सावरकर के योगदान के बारे में अप्रासंगिक तर्क देकर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है दोस्तों कि अगर राहुल गांधी ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं तो फिर अदालत उस कोशिश को पहचानने में सक्षम तो है ही। अदालत को तो इतना आता ही है, पढ़े लिखे जज होते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज अदालत में पेश होने से बातों की पुष्टि ही होगी और पता चल जाएगा कि राहुल गांधी सही थे या गलत थे। लेकिन उनकी याचिका को खारिज करने की मांग करना ही सवालिया निशान बढ़ाता है। तो ऐसे कई सवालिया निशान इस समय देश की सियासत में लगते दिख रहे हैं और देखना है कि मोदी के शासन में सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। बिहार से लेकर पुणे तक आखिर चल क्या रहा है और इन सब के बीच वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत कुछ इस पिटारे से निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। और बहुत महत्वपूर्ण है यहां जानना समझना कि आखिर बिहार में साथ के साथ बीजेपी के विधायक मंत्री क्यों बन गए, क्या है बिहार की सियासत और क्या है इधर राहुल गांधी को घेरने की प्लानिंग, और इन सब के बीच देश की सियासत की और भी बहुत सारी हलचलें। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा आना चाहता हूं पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बिहार से ही शुरू करते हैं। बिहार में 7 के 7, अब देखिए टोटल बिहार में 243 सीटें हैं, 243 में से 36 मंत्री बन सकते हैं इंक्लूडिंग सीएम। 35 मंत्री, एक मुख्यमंत्री। 35 के 35 फुल हो गए, कोटा पूरा है। अब प्रधानमंत्री गए, फिर जेपी नड्डा गए और 7 के 7 अपनी तरफ। तो क्या निशांत बाबू यहां झुंझुना बजा रहे हैं? निशांत बाबू बार बार जो कह रहे हैं कि हमारे पापा को ही मुख्यमंत्री बनाइए, उनको ही अगले मुख्यमंत्री का कैंडिडेट रखिए, आखिर क्या यह प्रेशर जो है वो काम नहीं आ रहा है? निशांत और नीतीश दोनों क्या यहां पर बीजेपी के सामने दबते हुए दिखाई दे रहे हैं? तीसरी बात यहां पर कि अब टोटल 6 मंत्री हो गए हैं इधर से, मिथिलांचल से। पहले 2 थे, आज 4 हो गए, 6 टोटल हो गए मिथिलांचल से।
और एक और भी महत्वपूर्ण बात, फिर आपके पास आता हूं, एक और भी महत्वपूर्ण बात कि लोकसभा चुनाव में वो रिजल्ट नहीं आया था इस बार, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट उधर 2019 में आया था। लेकिन रिजल्ट और इन सब की बात करें तो फिर चुनाव आयोग की बात आ जाती है, और रणदीप सुरजेवाला मांग रहे हैं 2009 से 2024 तक के वोटरों के आंकड़े, वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। तो इनको अभी 2 महीने जवाब देने में, अब 3 महीने बाद सोच के बताएंगे कि देना है कि नहीं देना है। चल क्या रहा है प्रशांत जी? देखिए, फिलहाल जो 7 बीजेपी के एमएलए आए और बीजेपी का कोटा पूरा नहीं था, जेडीयू का कोटा आपने बताया कि 36 में से 30 थे पहले, जेडीयू का कोटा था इलेक्शन से कुछ महीने पहले। देखिए, अभी जो बीजेपी की परेशानी दिख रही है वो आरजेडी और कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, यानी जो महागठबंधन है वहां पे, उससे तो बाद में निपटेंगे ये। इनको पहले जो चिंता हो रही कि नीतीश कुमार का जो कद है उसको छोटा किया जाए। नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो चाहे वो सामाजिक हो, दोनों तरफ इसमें कोशिश दिखाई देती है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जैसे भी आपने बताया कि कुर्मी नेता भी है उसमें, जो आज 7 बीजेपी के मंत्री बनाए गए, 7 विधायक, उनमें 3 ओबीसी हैं, 2 एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है ईबीसी, ये नीतीश कुमार का वोट बैंक है, और भूमिहार और राजपूत है उसमें। तो बेसिकली नीतीश कुमार के वोट बैंक को लेकर चिंतित है बीजेपी, और इसलिए बीजेपी ने इन लोगों को बनाया है। दूसरी बात कि जितने मंत्री होंगे उतना प्रशासन पर प्रभाव होगा, ये भी एक मकसद है उनका कि प्रशासन पर प्रभाव हो। लेकिन इससे ये जो आज की जो कवायद हुई है मंत्री बनाने की, जो सामाजिक रिप्रेजेंटेशन देकर आप मैसेज दे रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग का मामला है पूरा। और लेकिन उसमें नीतीश कुमार का जो सवाल है कि चुनाव उनकी नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, ये सवाल बरकरार है, ये सवाल गायब नहीं हो गया। और ये सवाल को बीजेपी को अभी एड्रेस करना है। तो आज का जो विस्तार कैबिनेट का हुआ है, उसका सिर्फ एक संदेश यही दिखाई देता है कि बीजेपी ने अपने मंत्रियों की संख्या बढ़ाई है ताकि उनका जो प्रशासनिक यूनिवर्स है, जो प्रशासनिक क्षेत्र है, वो उसका विस्तार हो, और नीतीश कुमार का जो सामाजिक आधार है उसमें जो है डेंट मारा जा सके। मंत्री होंगे तो जाहिर सी बात है कि मंत्रियों को प्रभावित करेंगे, उनके डिपार्टमेंट होंगे। अभी 5-6 महीने का वक्त है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई होने में। तब तक बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारे दौरे, बहुत कुछ प्रशासनिक फेरबदल ये मंत्री अपने अपने विभागों में कर सकते हैं। तो मंशा ये दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार का किस तरीके से आधार में जो है सेंध लगाई जाए। अब उसमें कितना कामयाब होते नहीं होते तो हम देखेंगे बाद में, जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे या इलेक्शन जब चालू होगा। और लेकिन नीतीश कुमार के सवाल पे उनको जूझना पड़ेगा। दूसरा, सावरकर का मुद्दा जी आपने उठाया। उनके जो याचिकाकर्ता हैं, अब वो खुद ही पीछे हट गए। अब वो अगर लेकिन इसमें कोर्ट राहुल गांधी की पिटीशन मान लेती है कि ये समन ट्रायल के हिसाब से चले। समन ट्रायल का मतलब कि कोर्ट या किसी को भी जिसके पास जानकारी है, चाहे वो इतिहासकार है चाहे वो स्कॉलर है, वो उसमें पार्टिसिपेट उस ट्रायल में करेगा। इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी है कि बहुत सारी चीजें प्रचलित हैं, उनके माफीनामे, उनकी तमाम सारी बातें सोशल मीडिया पे आती रहती हैं। इस समन ट्रायल से जो सबसे बड़ा दिक्कत बीजेपी को आएगी, आरएसएस बीजेपी को, मैं उस परिवार की बात नहीं कर रहा हूं जो परिवार हुआ मुकदमा लेकर राहुल गांधी के खिलाफ गया है,
जो बीजेपी आरएसएस को दिक्कत आएगी सावरकर को लेकर, वो आएगी महात्मा गांधी की हत्या में उनका संलिप्त होना। वो एक्यूज बनाए गए थे, एक्यूज थे। आप कोर्ट रूम की तस्वीरें देखिए, गोडसे के साथ बैठे हुए आपको उस कोर्ट रूम में दिखाई देंगे। सावरकर एक्यूज थे, वो बरी हो गए एविडेंसेस की कमी की वजह से। कोर्ट ने उनको कन्विक्ट नहीं किया। उसके बाद कपूर कमीशन बनता है जी। कपूर कमीशन नए एविडेंस को लेकर आता है। उस नए एविडेंस में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो बहुत स्पष्ट इशारा करती हैं कि महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर का काफी बड़ा भूमिका थी। ये कपूर कमीशन का कंक्लूजन है। जब ये ट्रायल खुलेगा तो कपूर कमीशन की ब्रूजन है। जब ये ट्रायल खुलेगा तो कपूर कमीशन की बातें सामने आएंगी। महात्मा गांधी की हत्या का मामला सामने आएगा। ये परेशान करेगा बीजेपी और आरएसएस को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तमाम बातें बीजेपी और आरएसएस को परेशान करेंगी और शायद इसलिए इधर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जरा आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास। दो बातें महत्वपूर्ण, एक तरफ चुनाव आयोग की बात देखिए। चुनाव आयोग लगातार और अपनी ज्यादतियों के लिए अब जाना जाएगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका है और उनसे अगर ये तो कितना समय लगेगा आप सोचिए। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था और उस बॉन्ड के कुछ घंटे में ये ऑलरेडी अपलोड कर दिए, उसी ढंग से ये मांगा जा रहा है। इसमें अगर कोई फैसला आ जाता है कि नहीं जी अगले 2 घंटे में आप वेबसाइट पे डालिए, तो ये तुरंत उल्टे पांव आकर डालेंगे। लेकिन आज कह रहे हैं 2 महीने बाद कह रहे हैं कि हम 3 महीने बाद बताएंगे कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये क्या है ये आखिर? और क्या ये इन सब का असर चुनाव पे नहीं पड़ेगा? क्या विश्लेषण कुछ भी कर ले, हम लोग पढ़ ही रहा है पंकज जी। और बिहार को देखते हुए, बिहार में जो कुछ हुआ जरा उधर भी चले, लेकिन चुनाव आयोग से पंकज जी। सर राजीव जी, मुझे ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस ने चुनाव आयोग की सही नब्ज पकड़ी है। अभी तक जिस हैकिंग की बात चल रही थी, उस पे फ्रंट पर आकर बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों लड़ जाते थे, क्योंकि टेक्निकल रिगिंग को ऑन फैक्ट आपको देना मुश्किल है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव, उससे पहले मध्य प्रदेश चुनाव और अभी के लेटेस्ट दिल्ली चुनाव, इसमें एक चीज समझ में आया कि असली खेल तो इलेक्टोरल रोल का हो रहा है। उसको नाम जोड़ने, घटाने, मैनिपुलेशन और उसका अब है क्या, जितना मेरी जानकारी पिछले 3 दशक से पूरे देश का इलेक्टोरल रोल जो है डिजिटल है। और कोई भी आम आदमी भी यदि चाहे तो किसी मोहल्ले की मतदाता सूची को प्रेम से अपने घर बैठ के पीडीएफ से निकाल सकता है। आखिर चुनाव आयोग इसको लिंगर ऑन क्यों करना चाहता? इसका मतलब यह है कि बड़े स्तर पर विद इन 3 मंथ ये जो चूंकि आप इलेक्टोरल रोल तो ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग ट्रेंड तो नहीं ले सकते। किसने वोट डाला, किसने नहीं डाला, इसकी जानकारी ले नहीं सकते। वो एक लंबा एनालिसिस का प्रोसेस है और मुझे लगता है बहुत कठिन नहीं हुआ। शायद चुनाव आयोग को समझ में आ रहा है कि इलेक्टोरल रोल में मॉडिफिकेशन, नाम जोड़ना, घटाना, एक सिरे के कई नाम होना, एक घरों में कई नाम होना, ये सब चीजें यदि खुलने लगेंगी तो ये संकट में पड़ेंगे। इसलिए इसको ये अटका रहे हैं। और देखिए, जो खेल नरेंद्र मोदी चाहते थे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, या ना इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति को आप किसी संवैधानिक कमेटी का मेंबर बनाए दे रहे। हमारे यहां कभी भी कोई पूर्व राष्ट्रपति एक बार पद से नीचे आने के बाद कोई ऐसे सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल नहीं होते थे। उन्होंने कोविंद जी को शामिल किया और गणित से, उधर अंबेडकर थे तो चलो हम कोविंद जी को शामिल कर लें, है ना। जैसे पहले जाते थे ना अपन ये देहरादून वाली रोड पे, तो एक शीतल रेस्टोरेंट था,
तो बड़े चीतल में जगह नहीं मिलती थी, लोग छोटे चीतल में चले जाते थे। जी। तो बड़ा चीतल अम्बेडकर नहीं मिला तो छोटा चीतल पकड़ने लगे। तो अब उसमें पेच फंस गया। कल पार्लियामेंट्री कमेटी के उसमें जिस प्रकार से 2.5 घंटे यूयू ललित अकेले जस्टिस नहीं है, ही इज एक्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस है। और उन्होंने बताया कि इसके अंदर 2 क्लॉज तो कम से कम ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिके हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल भावना के खिलाफ। और मजेदार चीज देखिए, आपको इसके अंदर कई खबरें क्या होती है कि हमारा मीडिया उस तरीके से दिखाता नहीं है। जब यूयू ललित की बातचीत चल रही थी, उन्होंने क्या किया, एक जस्टिस नागेश्वर राव को अचानक एक देश एक चुनाव कमेटी का मेंबर बना दिया। जी। अब आप देखिए, नागेश्वर राव असल में कौन है? हमारे देश की आजादी से अभी तक केवल 6 ऐसे जस्टिस हुए हैं जो किसी जज में कोर्ट में जज न होने के बावजूद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए। वो नागेश्वर राव है। नागेश्वर राव वो हैं जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या में जो पेरालीवन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, इसमें वर्ड लिखा हुआ था कि टिल डेथ, उसको उन्होंने इस पे कि मानव आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार है, उसकी 31 साल की सजा होने के बाद उसको रिहा कर दिया गया। नागेश्वर राव वो हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी, वो फिल्मों में अभिनय किया करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, और उसके बावजूद इस देश के सुप्रीम कोर्ट के केवल 5 ऐसे जज हैं जिनका कार्यकाल 6 साल या 6 साल से अधिक रहा, वरना औसतन कार्यकाल 5 से 5 साल 3 महीने रहता। उस व्यक्ति को इन्होंने अवाम मेंबर बना दिया। तो ये जो गुंडारे बैठते हैं कि हमने किन लोगों को कहां पोस्ट किया था और अब इनका इस्तेमाल हम इलेक्टोरल प्रोसेस में कैसे करें, पूरी तरीके से अब इनकी एक एक कलई खुल रही है। जिस प्रकार से इन्होंने हाईकोर्ट चंडीगढ़ के आदेश पे रोक लगाने के लिए एक आदेश निकाला कि वहां का रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग भी देंगे। जी। ठीक है, ये वाला जो मसला है अभी, इसमें भी आप देखते हैं होली के बाद में क्या सुनवाई होती ईवीएम वाले मसले को लेकर भी। ठीक है, तो जो टेक्निकल रिगिंग है प्लस इलेक्टोरल रोल के मैनिपुलेशंस, ये खेल के लिए कांग्रेस ने सभी विपक्षी दलों को अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पैरेलल काम करना होगा। जैसे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने बोला कि जातिगत जनगणना करेंगे, अरे भाई साथ में एक बार इलेक्टोरल रोल को भी कर लीजिए। हम राजीव जी अपने समय की बात बताते हैं, जब उस समय फोटो वाली मतदाता सूची नहीं होती थी, तो होता यह था कि कार्यकर्ता जो है, मैंने उसको देखा है, हर पार्टी का, खासकर कांग्रेस का कार्यकर्ता मोहल्ले में मतदाता सूची लेकर निकलता था, पर्ची बांटता था और लाल पेन रखता था साथ में, उसमें निशान लगाता था ये आदमी मर गया है या ये घर छोड़ के चला गया है। और जो व्यक्ति पोलिंग सेंटर पर बैठता था उसके पास वो लिस्ट होती थी। हालांकि उसमें कई खेल भी होते थे कि मरे हुए गायब लोगों के सबसे पहले बोर्ड के ठप्पे लग जाते थे, जिसकी जहां दम होती थी, लेकिन वो रिकॉर्ड में रहता था। कांग्रेस कार्यकर्ता या विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने ये छोड़ दिया, पिछले 20 साल से केवल आरएसएस का कार्यकर्ता ये कर रहा है। तो मशीनों को देखना, तकनीकी हिस्से को देखना, इलेक्टोरल रोल को देखना और चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए जा रहे अनछित आदेशों को देखना, और साथ में सरकार जो खेल करती है, कहीं नागेश्वर राव को लाकर, कहीं रामनाथ कोविंद जी को लाकर, इन सबको बैलेंस करना, मुझको लगता है कि अब स्वयं सरकार के लिए भी दिक्कत हो रहा है। जी। और यदि सभी दल ठिकाने में डटे रहे तो बिहार विधानसभा चुनाव में हम उम्मीद कर सकते हैं कि दबाव में उतना नहीं तो कम से कम काफी कुछ फेयर इलेक्शन हो सकता है। दबाव तो इधर दिल्ली में भी था, दबाव तो पंकज जी दिल्ली में भी था, क्या दिल्ली में राजीव जी हुआ, या पहले से तैयारी यहां हो रखी थी? एक्चुअली राजीव जी दिल्ली में क्या होता है, देखिए
एक साल पहले बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस जो है लास्ट 1.5 मंथ तक डिलेमा में थे कि वेदर हम चुनाव लड़ें, साथ में लड़ें, नहीं लड़ें, हमारे चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या रहे। और ग्राउंड पे कांग्रेस की बहुत सारी जो कार्यकर्ताओं की टीम है वो अभी भी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। और आम आदमी पार्टी अपने भ्रम में थी कि फ्री बिजली, फ्री पानी वाले जो लोग हैं, हम उनके लिए वोट मिलेंगे ही मिलेंगे हमको। और जाहिर है, देखिए बहुत ज्यादा मतदान प्रतिशत का उनका फर्क नहीं है बीजेपी और उनसे। जी, ये काम आम आदमी पार्टी नहीं करने वाली है, ये कांग्रेस को ही करना पड़ेगा या इंडिया ब्लॉक के जो पार्टी है उन्हीं को करना पड़ेगा। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, एक तरफ तैयारियां, चुनाव की तैयारियों में बीजेपी, और उधर इलेक्शन कमीशन भी चुनाव की तैयारियों में, एक ये शंका आशंका है इसलिए ये बात, और उसमें भी जब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ये मामला जाता है और उसमें, और ये तो रणदीप सुरजेवाला का मामला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हाई कोर्ट में ये मामला है, वहाँ पर अगर ऐसा कहा जा रहा है कि अभी हमको 3 महीने का समय दीजिए, इस बारे में हम बताएंगे। और दूसरी तरफ बिहार में जो हो रहा है, क्या बिहार में नीतीश बाबू पर एक जबरदस्त दबाव बनाने में आज की तारीख में बीजेपी कामयाब साबित हो रही है? धन्यवाद राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत साफ कर चुकी है कि उसको अपना मुख्यमंत्री बनाना है, और यह तब तक संभव नहीं है जब तक नीतीश कुमार को कमजोर न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी राजनीति को छिपाया नहीं, साफ साफ स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक रूप से कई बार वरिष्ठ पार्टी के नेताओं के द्वारा यह बात कही जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का राज ये कर रही है कि एक भाजपा के एक प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा कराती है मंत्रिमंडल से और 7 नए लोगों को शामिल कराती है, तो वो अपने एजेंडे पे चल रही है। जनता दल यूनाइटेड को समझना है कि वो इस गठबंधन के साथ रहे या अपनी स्थिति को बचा ले। और भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी ऐसे दल को मजबूत नहीं होने दिया जिनके सहारे वो किसी राज्य में राजनीति करने के लिए गई है। वह अपने जाति से, बिहार में तो धार्मिक ध्रुवीकरण हो नहीं पाता, लगातार बीजेपी कोशिश करती रही है, वो संभव नहीं हो पाया। आज जो स्थिति है कि उसको नीतीश कुमार की इसलिए जरूरत है चुनाव के लिए कि एक चेहरा उनके पास बना रहे, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। लेकिन वो मजबूत नीतीश कुमार को कभी नहीं देखना चाहती। हर जगह आप गिरिराज सिंह की जब यात्रा निकल रही थी, गिरिराज सिंह किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, नीतीश कुमार क्या कर रहे थे उस समय? कोई प्रतिक्रिया उन्होंने दी? उस यात्रा को रोकने का कोई प्रयास हुआ? नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो वक्तव्य दिया उन्होंने गिरिराज सिंह ने, उस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं ली। तो जो राजनीति बीजेपी कर रही है बिहार में, उस राजनीति के शिकार तो नीतीश कुमार को होना ही होना है, अगर वह अपने आप को इस एनडीए गठबंधन में बनाए रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण भी साधेगी, हर इलाके में, उस राज्य के हर इलाके में अपने को मजबूत करने का प्रयास करेगी, विभिन्न जातियों के नेताओं को आगे करेगी, और वो सेध लगाएगी नीतीश कुमार की पार्टी में। आरजेडी में तो सेध लगा नहीं पाएगी, आरजेडी का मतदाता भी उनके साथ है। आरजेडी ने की ताकत कमजोर करने की जो बीजेपी की कोशिश रही है, और या आरजेडी को जो तोड़ने की कोशिश रही है, उसमें सफल नहीं हो पाई। महागठबंधन को तोड़ने की जो कोशिशें रही है, वो नहीं सफल हो पाई। तो अब उसको अपने आप को मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से जो अपने सहयोगी दल है नीतीश कुमार जी, उन्हीं के ऊपर उसके दांव चलेंगे। तो जो कुछ बिहार में हो रहा है उसको बीजेपी छुप छुपा के नहीं कर रही है, साफ साफ कर रही है। इस संकेत को नीतीश कुमार जी को समझना पड़ेगा, और नहीं तो अब नंबर 2 की पार्टी, नंबर 3 की पार्टी बनने के लिए तैयार है। फिर अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रहेगी तो अब तक जो पिछले चुनाव में कम सीटों के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, वो आगे वो नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है और प्रतिबद्ध है उसको लागू करने के लिए। अब रही बात, अगर आप 7 सदस्यों को स्वीकार कर लेते हैं, नीतीश कुमार जी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं,
तो उनकी राजनीतिक मजबूरी कौन सी है वो बता सकते हैं। अन्यथा इन स्थितियों को एकदम चुनाव के मौके और उसी तरह की स्थिति बनाई है जो जिस सामाजिक समीकरण के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, उसी तरह के सामाजिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस राजनीतिक माहौल को अगर वो भाप पाएंगे बहुत बढ़िया, नहीं भाप पाएंगे तो उसका राजनीतिक कीमत तो चुकाएंगे। रही बात बिहार में चुनाव कराने की निर्वाचन आयोग की भूमिका की, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो चुनाव कैसे होंगे यह कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं रह गई है। कहीं भी किसी भी देश में जहां कार्यपालिका के नियंत्रण में निर्वाचन आयोग रहे हैं वहां चुनाव को लेकर के हमेशा संदेह होता रहा। आप न्यायालय से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? इस कानून को चुनौती दी गई थी कब? 2015 में। आज 2024 है। कौन सी प्राथमिकता दिखाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? यह कोई सामान्य विषय था? यह विषय है। ये एक इंडिविजुअल ने 2015 में यह मुकदमा दायर किया, बाद में तमाम सिविल सोसाइटी के लोग इसमें शामिल हुए, सुनवाई नहीं हो रही थी। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो आदेश भी दिया उसमें सर्वोच्च जो उसको दिशा निर्देश दिया, सरकार ने सब पलट दिया और अपने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का पूरा अधिकार अपने पास रख लिया। दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक ऐसा देश नहीं है जहां पे चुनाव होते हैं, जनादेश के साथ सरकार बनती है, वहां निर्वाचन आयोग सरकार के नियंत्रण में हो। यह हमारा अकेला देश है इस समय। आप एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग आप स्वीकार नहीं करेंगे और उस सत्तारूढ़ दल से आप उम्मीद करते हैं कि विभिन्न राज्यों में और देश में स्वतंत्र चुनाव हो जाएगा, कैसे संभव है? चुनाव कराने वाले निकाय को आप आजादी देने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव कराने वाले निकाय में नियुक्त होने वाले लोगों में सभी पक्षों की भागीदारी को स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार हैं। आप एक ऐसा कोलिजियम बनाते हैं जिसे विपक्ष के नेता के होने न होने का कोई मतलब नहीं है। एक कल दिखावटी सदस्य होने के अलावा कौन सा रोल है? अगर 2 सदस्य सरकार के हैं, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कोई मंत्री, तो विपक्ष का नेता करेगा क्या? एक आप डिसेंट नोट लगाते रहिए। अगर सरकार में इतनी नैतिकता होती तो जिस कानून की वैधता सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़ी हुई है उस कानून के तहत नियुक्ति क्यों करती हो? कानूनन तो कोई रोक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्देश भी नहीं जारी किया उस मुकदमे की सुनवाई में। लेकिन एक नैतिकता की बात होती है कि जो आप काम कर रहे हैं वो कितना नैतिक है, लोगों के बीच में किस तरह का परसेप्शन बनेगा, किस तरह की अपेक्स बनेगी, यह सरकार को सोचने का काम है। सरकार इसको सोचने के लिए नहीं तैयार है। तो एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की अनुपस्थिति में एक आप पारदर्शी, ईमानदारी के साथ और पूरे तटस्थ तरीके से चुनाव की अगर आप प्रत्याशा करते हैं तो मुझे लगता है कि निराशा ही हाथ लगने वाली है। यह जरूर है कि राजनीतिक दलों की सक्रियता बिहार में निश्चित रूप से, हालांकि यह उम्मीद की जा रही थी दिल्ली के चुनाव में भी यह माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का जो संगठनात्मक ताकत है वो किसी भी तरह से बीजेपी से कमजोर नहीं है। लेकिन क्या हुआ? जिस विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री स्वयं उम्मीदवार थे वहां मतदाताओं की संख्या कम हो गई। आम आदमी पार्टी ने क्या कर लिया जी? सवाल यह है ना कि आप आज का चुनाव केवल यह नहीं रह गया है कि जन समर्थन आपके पास कितना है। यह भी सवाल है कि चुनाव कराए कैसे जा रहे हैं। आप आज ये सोचिए कि आपने उदाहरण ये दिया कि जो मतदाता सूची केवल कंप्यूटर एक क्लिक पे उपलब्ध है। ऐसा भी नहीं है कि आप इसके लिए बहुत आपको शोध करना पड़ेगा, दुनिया का काम करना पड़ेगा और लोगों को लगाना पड़ेगा नया सर्वे करने के लिए। ये पूरा का पूरा जो मतदाता सूची है वो कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मतदाता अपने मतदान केंद्र को देश के किसी हिस्से में बैठ करके देख सकता है कि वो कहां वोट डालने जाएगा अपने क्षेत्र में चुनाव के दौरान। अगर ये डिजिटाइज नहीं होता तो कैसे संभव है? और उसके लिए निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम 3 महीने में हम फैसला लेंगे। ये भी नहीं कह रहा है कि हम 3 महीने बाद आपको दे देंगे। ये क्या दर्शाता है आपको? क्या निर्वाचन आयोग एक ऐसा चुनाव कराने के लिए तैयार दिखता है जिसमें किसी तरह का संदेह न हो, जनादेश को लेकर के लोगों के मन में किसी तरह का भ्रम की स्थिति न हो।
निर्वाचन आयोग निर्वाचन में किसी तरह की विसंगतियों के सवाल न पैदा हो, ये प्रवृत्ति तो नहीं दिखाई पड़ती। तो आप निर्वाचन आयोग की कार्यशैली, निर्वाचन आयोग में सरकार की दखलंदाजी, सत्तारूढ़ दल का निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगने वाले आरोपों के पक्ष में निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिए जा रहे तर्क, ये क्या बताते हैं आप कि ये चुनाव सब कुछ सामान्य तो चला जाए? एक स्वतंत्र निकाय के अभाव में स्वतंत्र चुनाव की अपेक्षा भ्रम में जीने की स्थिति है जी। अगर आप स्वतंत्र चुनाव चाहते हैं और सरकारों को जनादेश के अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो चुनाव कराने वाली संस्था भी स्वतंत्र होनी चाहिए और कतई वह कार्यपालिका के नियंत्रण में न हो। इसके अभाव में संभव नहीं है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी खुली राजनीति कर रही है, जिसकी घोषणा कर चुकी है। और मेरा अपना मानना है कि निर्वाचन आयोग से जो निर्वाचन आयोग की वर्तमान कार्यशैली है और निर्वाचन आयोग को लेकर के जो सरकार का रवैया है, वह तरह तरह के सवाल पैदा करता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर के। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ धनंजय कुमार जी भी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं। और इधर अमलेंदु जी हैं। अमलेंदु जी, आपके पास पहले आता हूं, फिर धनंजय जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप बिहार के, क्या आपको लगता है कि ये नीतीश कुमार आज जो बिहार में हुआ है, 7 के 7 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए गए हैं, ये भी देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि बीजेपी के पास नीतीश बाबू से ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन फिर भी जब सामने चुनाव है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी वो भी नाराज़ बताए जा रहे हैं। 28 तारीख को हो सकता है कि पटना में एक बड़ी रैली करें वो, और दूसरी तरफ नीतीश बाबू के खेमे में भी कई लोग हैं जो नाराज़ हैं। और ऐसे में पूरा का पूरा 7 की 7 सीटें यानी 7 के 7 मंत्री पद वो दे दिए जाते हैं अगर बीजेपी को, तो क्या माना जाए? राजीव जी, एक तो देखिए, इस समय जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और उस मंत्रिमंडल के विस्तार में सब भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से हड़प ली। सारी सीटें जो है, मतलब 7 के 7 मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने हड़प लिए। अभी की स्थिति जो राजीव जी है, वो 6 महीने में तो वैसे ही चुनाव होना है, तो किसी भी मंत्री को सदन में चुनकर आने की बाध्यता नहीं है कि उसे सदन में चुनकर आना है। बिना सदन में चुने हुए भी वो मंत्री बन सकता है। तो ऐसे में ये तर्क मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर दे रहे हैं कि साहब वो उनसे ज़्यादा संख्या है, तो ये ठीक नहीं है। अगर गठबंधन के तौर पे एनडीए जा रहा है और गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी भी शामिल है, हम भी शामिल है, रालोसपा भी शामिल है, एलजेपी भी, दोनों शामिल हैं, तो फिर इन सबको भी स्थान मिलना चाहिए था, ये बताने के लिए कि गठबंधन एक है और इनके एक एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता था। गठबंधन के सहयोगियों को ये संदेश देने के लिए कि एनडीए जो है वो संयुक्त रूप से चुनाव में जा रहा है। मुझे लगता है राजीव जी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने संदेश जो दिया वो ये दिया है कि एनडीए एक हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एनडीए पर कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी ही अब बिहार को आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने साफ संदेश दे दिया है। वरना जीतन राम मांझी की पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, रामविलास पासवान की जो भाई हैं पशुपतिनाथ पारस, उनकी पार्टी से और चिराग पासवान की पार्टी से बिना विधायक के भी जो थे वो मंत्री बनाए जा सकते थे। ये काम किया जा सकता था, क्योंकि 6 महीने वाली बाध्यता उनके ऊपर लागू नहीं होती। 6 महीने बाद तो चुनाव वैसे ही होना है। तो ये नहीं किया गया राजीव जी, इसका संकेत साफ दे दिया गया। दूसरा राजीव जी, सुबह जिस तरीके से दिलीप जायसवाल का इस्तीफा आया एकदम से, और दिलीप जायसवाल की जो बाइट आई सुबह वो ये आई कि वो इस्तीफा देने माननीय सम्राट चौधरी जी के यहाँ जा रहे हैं राजीव जी। उन्होंने नहीं कहा कि वो राज्यपाल के पास जा रहे हैं या मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं इस्तीफा देने के लिए। अब इस्तीफा लेने वाले माननीय सम्राट चौधरी जी के पास क्या संवैधानिक हैसियत है कि वो इस्तीफा स्वीकार कर लें और इस्तीफा जो माननीय सम्राट चौधरी जी को दिया जाए, और वो भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जाकर माननीय सम्राट चौधरी जी को इस्तीफा दें। तो ये राजीव जी काफ़ी सवाल जो वो खड़े करता है। हालांकि उनके इस्तीफे को लेकर की बहुत चर्चाएं चली कि उनको इस्तीफा लिखना ही नहीं आता है, तो ये भाषा के तौर पर जो है त्रुटि के आधार पर इस्तीफा स्वीकार होगा कि अस्वीकार कर दिया जाएगा, ये भी लिए बहुत सारी बातें शुरू हुई। लेकिन राजीव जी, जो कल जिस तरीके से निशांत कुमार का वक्तव्य आया था, उसको देखते हुए साफ ये समझा जा सकता है कि निशांत कुमार का दबाव जो था वो भारतीय जनता पार्टी पे फिलहाल जो है वो काम करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो कर रही है वो निशांत कुमार के पिताजी जो हैं
उनको ही दबाव में लेने की रणनीति पर काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये शायद कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार साथ भी रहें, लेकिन दबकर नीतीश कुमार साथ में अभी से भी स्वीकार कर लें कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाएगी और नीतीश कुमार इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार हो जाए। अब देखना ये है राजीव जी कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे। अगर अलग होते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान वो कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो आप देखना ही है राजीव जी की जो बीच में चर्चाएं चली थी, जैसे नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो धनखड़ साहब क्या खाली होने जा रहे हैं, तो क्या इस तरीके की कोई सौदेबाजी शुरू हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, कह नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में जो कहा था कि लाडला मुख्यमंत्री, तो साफ संदेश दे दिया था कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो फिर इसका मतलब आपको एकनाथ शिंदे हम बना देंगे, ये उन्होंने संकेत दे दिए थे। तो राजीव जी बिहार की जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए बहुत दिलचस्प मोड़ पे है, और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके संबंधों की भी एक परीक्षा होगी, और देखना होगा कि एनडीए इसी स्वरूप में बिहार में रहता है कि नहीं रहता है, ये राजीव जी देखने वाली चीज़ होगी। दूसरा राजीव जी एक बात और एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जो जेपीसी की बैठक हुई उसमें जस्टिस यूयू ललित ने जो एक शब्द को लेकर पूरी बात कही है राजीव जी, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसमें जो 82A संशोधन दिया गया है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें मे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसको शेल किया जाना चाहिए, वरना आने वाली कोई सरकार जो है वो इसका फ़ायदा उठा सकती है और निरंकुश हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी राजीव जी जस्टिस यूयू ललित की है। इसका मतलब जस्टिस यूयू ललित ने ये देख लिया है कि इस सरकार की भी नीयत खराब हो सकती है और ये भी निरंकुश हो सकती है। तो यानी वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए इस देश को लोकतंत्र से निरंकुश तानाशाही की तरफ ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं, और ये कानून विद की राजीव जी एक तरीके से कहा जाए वो टिप्पणी समझी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है जब